नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूँ। ये प्रैक्टिस सेट आपको 12 अगस्त 2023 के लिए स्पेशली कराया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी 12 अगस्त 2023 को परीक्षा होने वाली। तो इससे पहले मैं आपको जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आप सभी लोग एकदम मन से लगा लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपको लगातार आपको प्रैक्टिस सेट में कराए गए वही प्रश्न आपको पेपर में 12 अगस्त को हूबहू छपे हुए मिलेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। अगर आप दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आपको 25 प्रश्न सही करने ही होंगे। अगर आप 25 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई के नाम पर अपने आप को और अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 12 अगस्त के लिए। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मुगल चित्रकारी किनके शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी। तो किनके शासनकाल में मुगल चित्रकारी पराकाष्ठा पर थी। तो ये किनके शासनकाल में थी ये आपको बताना है। तो ये थी किसके शासनकाल में, बताइएगा। इसका राइट आंसर आता है, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि 12 अगस्त 2023 को आपका पेपर और अभी तक आपको ने इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं बताया है, तो प्लीज़ आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये थी जहांगीर के शासनकाल में। किसके? जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकारी पराकाष्ठा पर थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी। तो कब स्थापित की थी अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री, क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। तो ये स्थापित की थी उन्होंने 1608 में। कब? 1608 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मराठा राज का दूसरा संस्थापक कौन था। तो कौन था मराठा राज का दूसरा संस्थापक, ये आपको बताना है। तो मराठा राज का दूसरा संस्थापक था बालाजी विश्वनाथ। कौन? बालाजी विश्वनाथ, ये मराठा राज के दूसरे संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए इसके राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो किसके शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये किया था उसने मोहम्मद शाह के शासनकाल में। किसके? मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुगल सम्राट में सबसे लंबा शासन किनका था। तो किनका था मुगल सम्राटों में से सबसे लंबा, यानी जिसने सबसे ज़्यादा और शासन किया, तो ये था अकबर का। किसका? अकबर का सबसे लंबा शासन था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किनके अनुशासन पर पड़ी। तो किसके अनुशासन पर पड़ी थी भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव। तो ये पड़ी थी लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर। किसके? लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली पड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे। तो कौन थे ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार, ये आपको बताना है। तो ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये थे ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय, ये आपको बताना है। तो कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में भारत मानक ब्यूरो का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तीसरी तथा चौथी योजना के मध्य कितने वर्ष का योजना विकास रहा। तो कितने वर्ष का योजना विकास रहा था तीसरी और
चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो इसका रहा था 3 वर्ष का योजना अवकाश। कितना? 3 वर्ष का योजना अवकाश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा? तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो किसके साथ है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा? तो ये है बांग्लादेश के साथ। किसके? बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन है? तो कौन सा है समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश? तो ये है श्रीलंका। कौन? श्रीलंका समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो कितनी है हिमालय की औसत ऊंचाई? ये आपको बताना है। तो हिमालय की औसत ऊंचाई है लगभग 6100 मीटर। कितनी? 6100 मीटर हिमालय की लगभग औसत ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस अभिक्रिया गैस को छोड़कर उनके बाह्यकोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो किसके कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको बताना है। तो किसके में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के में। किसके में? हीलियम के में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? तो कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है हड्डियों में ये आपको बताना है। तो हड्डियों में होता है 8% फास्फोरस। कितना? 8% होता है हड्डियों में फास्फोरस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है? तो किससे आती है सड़ी हुई मछली की गंध? तो ये आती है ओजोन से। किससे? ओजोन से आती है सड़ी हुई मछली गैस की गंध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या? तो इनकी संख्या होती है आधी। कितनी? आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर उभरते हैं? तो किसके कारण उभरते हैं ब्लैक बोर्ड पर अक्षर? ये आपको बताना है। तो अक्षर उभरते हैं असंजक बल के कारण। किसके? असंजक बल के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? तो किसकी पॉलिश की जाती है पीतल के बर्तनों पर? ये आपको बताना है। तो पीतल के बर्तनों पर की जाती है निकिल की पॉलिश। किसकी? निकिल की पॉलिश की जाती है पीतल के बर्तनों पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वप्नों की अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है स्वप्नों के अध्ययन को? तो स्वप्नों के अध्ययन को कहा जाता है ओनरियोलॉजी। कौन? ओनरियोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो किस अनुच्छेद से है समानता का अधिकार? तो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से। किससे? ये अनुच्छेद 14 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान देने का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमा देने का अधिकार है? तो ये है अनुच्छेद 161 के तहत। किसके? अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमा देने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान देने का अधिकार है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान दे सकता है यानी मृत्यु दंड माफ कर सकता है? तो ये दे सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। कितने? अनुच्छेद 72 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये है भाग 20 में। किसमें? भाग 20 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो किस अनुच्छेद से है संचित निधि का संबंध, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध है संचित निधि का अनुच्छेद 266 के पहला से। किससे? अनुच्छेद 266 के पहला से है संचित निधि का संबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लोक लेखा निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो किस अनुच्छेद से है लोक लेखा निधि का संबंध। तो इसका संबंध है अनुच्छेद 266 के दूसरा से। किससे? 266 के दूसरा से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो किस अनुच्छेद से आकस्मिक निधि का संबंध। तो इसका संबंध है अनुच्छेद 267 से। किससे? 267 से आकस्मिक निधि का संबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है इंटरपोल का मुख्यालय, ये आपको बताना है। तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में। कहाँ? लियोन्स में इंटरपोल का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है। तो कौन है विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष। तो ये है सुशीला नायर। कौन सी? डॉक्टर सुशीला नायर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत भारती के लेखक कौन हैं। तो कौन है भारत भारती पुस्तक के लेखक। तो इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन? मैथिली शरण गुप्त हैं भारत भारती पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा है। तो किस नदी के तट पर बसा है बुडापेस्ट, ये आपको बताना है। तो बुडापेस्ट बसा है डेन्यू नदी के तट पर। किसके? डेन्यू नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। तो ये दिए जाते हैं कुल 6 क्षेत्रों में। कितने? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलयालम किस राज्य की राजभाषा है। तो किस राज्य की राजभाषा है मलयालम, ये आपको बताना है। तो मलयालम है केरल राज्य की राजभाषा। किसकी? केरल राज्य की राजभाषा है मलयालम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन है। तो कौन थे तीसरे एम्पायर के नियम के प्रथम शिकार। तो ये थे सचिन तेंदुलकर। कौन? सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर स्थित है अयोध्या का मंदिर, ये आपको बताना है। तो अयोध्या का मंदिर है सरयू नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष से की गई। तो किस वर्ष से शुरुआत की गई थी भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत। तो ये की गई थी 1954 से देने की शुरुआत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किससे है। तो किससे है नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध। तो नीरू स्वामी पिल्लई है, इनका संबंध है नादस्वरम से। किसने? नादस्वरम से इनका संबंध है, ये नादस्वरम को बजाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है नंदा देवी पर्वत। तो नंदा देवी पर्वत स्थित है उत्तराखंड राज्य में। किसमें है? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी पर्वत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है। तो किस नदी के किनारे बसा है दिल्ली, ये आपको बताना है। तो कहाँ बसा है? तो दिल्ली बसा है यमुना नदी के किनारे। किसके? यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कटक किस नदी के किनारे बसा है। तो कटक किस नदी के किनारे बसा है। तो कटक है उड़ीसा में। कहाँ? कटक उड़ीसा में है। तो ये बसा है महानदी के तट पर। किसके? महानदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में ईमानदारी के साथ कितने प्रश्न सही किए हैं और कितने गलत किए। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ आप लोगों से विशेष अनुरोध कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।